ललन टॉप की एक और मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर श्रीराम हैं। ये IIM बेंगलुरु में पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं। हम कर्नाटका का इलेक्शन कवर करने आए हैं। हमने गुरुजी से कहा हर नेता नंदिनी की बात कर रहा है, आप हमको विस्तार से समझा दो ये अमूल वर्सेस नंदिनी का मामला क्या है। गुरुजी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पे। थैंक यू। ये आप IIM अहमदाबाद में भी रहे हैं 10 साल। हाँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ चूंकि आप पब्लिक पॉलिसी में, तो आपने अमूल का भी हाँ, मैं आनंद में रहा 7 साल। आनंद में रहे। हाँ, लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट में पढ़ाता था, वहाँ छात्र भी था मैं। तब तो हमारी सारी मांगें पूरी हो गई एकदम। तो बताइए, ये पहले हम अमूल की हिस्ट्री समझते हैं, फिर नंदिनी की समझेंगे, फिर पॉइंट ऑफ क्लैश समझेंगे। पहले अमूल का बता दीजिए। तो अमूल चालू हुआ 1946 में। इट्स फ्रीडम मूवमेंट से बड़े नज़दीकी से जुड़ा हुआ था। वहाँ आनंद में एक डायरी था, पोल्सन डायरी। पोल्सन डायरी वॉज अ मोनोपोली प्रोक्योरमेंट करता था दूध का आनंद में, और वो दूध मुंबई में बेचता था। मालिकाना हक किसका था? वो पोल्सन डायरी एक एडुलजी पेस्टनजी बोल के एक आदमी थे, उनका इट वाज अ प्राइवेट डायरी। अच्छा। पोल्सन नाम इसलिए दिया था ताकि अंग्रेज़ों का ज़माना था तो बटर वटर बिक जाए ठीक से, तो इसलिए नाम तो पोल्सन था, लेकिन एडुलजी पेस्टनजी था उसका। तो वहाँ ये फार्मर्स का कंप्लेंट था कि वो ठीक से दाम नहीं दे रहे दूध के लिए। तो वो लोग गए और सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल से मिले और बोले कि भाई हमारा दूध का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, एंड दे वेंट ऑन अ मिल्क स्ट्राइक कि दूध सप्लाई नहीं करेंगे। तो सरदार पटेल अपेरेंटली टोल्ड देम पोल्सन को काटी नाको, रिमूव पोल्सन एंड थ्रो हिम आउट। तो देन दे गॉट टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन किसानों ने आनंद सिटी में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू किया, और वहाँ से दूध इकट्ठा करके खुद, वहाँ एक क्रीमरी था, तो वहाँ से मक्खन निकालना और दूध बेचना, ये दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। कोऑपरेटिव का कंसेप्ट उस समय बहुत नया रहा होगा भारत के लिए। हाँ, नहीं, कोऑपरेटिव का कंसेप्ट था। हमारा पहला कोऑपरेटिव बड़ौदा में चालू हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1898 में ऐसे कुछ चालू हुआ था। तो कोऑपरेटिव्स वर ऑलरेडी देयर। मतलब ये जो किसानों का खेडूत कोऑपरेटिव जो है, जो लोन देते हैं, वो सब 1956 के बाद आया। तो उससे पहले कोऑपरेटिव थोड़ा बहुत था। इट वाज नॉट 1929 के लेवल पे ये पहला बड़ा प्रयोग था जिसमें इतने सारे किसान जुड़े हों। हाँ, बट जब चालू हुआ तो काफी छोटा था, उसके बाद वो बड़ा होता चला गया। हाँ। तो तब डॉक्टर कुरियन जो NDDB का प्रमुख थे और अमूल का भी प्रमुख थे, तो वो मिशिगन में पढ़ने गए थे, और वहाँ ही वाज ऑन अ बॉन्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब वो वापस आए, उनको बोला कि भाई तुम गवर्नमेंट डायरी में 2 साल काम करना है तुम्हें, बिकॉज गवर्नमेंट हैड गिवन मी स्कॉलरशिप, तो उसका बॉन्ड था। तो यहाँ आए तो गवर्नमेंट डायरी में कुछ काम नहीं चल रहा था। त्रिभुवनदास पटेल जो थे, जो सरदार पटेल का, ही वाज द मैन इन आनंद हु वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल एंड सो ऑन। तो उसके साथ मुलाकात हुई, तो त्रिभुवनदास ने बोला कि भाई तुम यहाँ रुक जाओ हमारे यहाँ, बिकॉज वी नीड अ engineer to take care. तो that's how he stayed back. In fact, कुरियन का एक काफ़ी कहानी है कि he says I was a Christian and non-vegetarian and a bachelor. It was the no for somebody, and he actually started his life staying in a garage. तो अभी अमूल डायरी के पास वो गराज है, वो म्यूजियम बना के रखे हैं। तो there was the political class which is represented by Tribhuvandas Patel, who organized the farmers, and Kurian gave the technology for milk processing. इन दोनों के मिलन से फिर इन दोनों के मिलन से हुआ सस्टेनेबल मॉडल बना। बिल्कुल। और तो इसमें अगर हमें बहुत ही लेमैन की टर्मिनोलॉजी में समझाना हो कि मान लीजिए कि मैं आनंद के आसपास के किसी गांव का एक दुग्ध उत्पादक किसान हूँ, और मैं 20 लीटर दूध रोज उगाता हूँ, रोज निकालता हूँ। तो बड़े किसान हो गए। हाँ। क्योंकि आधा लीटर वाला भी वहाँ है। अच्छा। हाँ। तो अब इसमें कैसे सिस्टम काम करता है? तो गांव के स्तर पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, तो आदमी आके दूध कैन में डालता है। तब तो कैन में डालता था। आप मंथन पिक्चर देखे तो जी। तो पूरा मंथन यही आनंद का ही कहानी है। तो आप सुबह और शाम को 2 बार आप दूध सप्लाई करो। दूध में से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं 5 ml टेस्ट करने के लिए, फैट कितना है और क्वालिटी ठीक है कि नहीं।
क्योंकि वहाँ दूध का पेमेंट क्वालिटी के ऊपर होता है, जितना फैट है उतना पैसे देते हैं। इट्स नॉट जस्ट द पर लीटर पैसा नहीं है, पर किलो फैट पैसे देते हैं। तो काफी पहले से ही वो फैट टेस्टिंग, क्वालिटी, ये सब था। साइंटिफिक सिस्टम है, बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम था। और वहाँ से दूध का प्रोसेसिंग होता है एंड इट वाज बीइंग प्रोसेस्ड लोकली। तो पहले गांव के लेवल पे कलेक्ट किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जहाँ सबसे नजदीक फैक्ट्री है। तो पहले तो आनंद था, आनंद के इर्द गिर्द होता था। एज द नेटवर्क स्टार्टेड स्प्रेडिंग, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फैक्ट्री होता था दूध का, अमूल का। और अमूल इज वन यूनियन ना। वो खेड़ा जिला दूध उत्पादक मंडली का ब्रांड नेम अमूल था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दैट्स हाउ द नेम केम। लेकिन गुजरात में बाद में 6 यूनियन बना ऐसा, महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा, सूरत और वलसाड, 6 यूनियन बना। अभी 20 यूनियन है। तो अलग अलग यूनियन है। ईच वन ऑफ इट इज अ फेडरेशन ऑफ दीज कोऑपरेटिव्स। एक गांव के लेवल पे जो कोऑपरेटिव होता है वो सब जिला लेवल पे एक फेडरेट होता है, तो वो यूनियन बनता है। तो हिस्टोरिकली यूनियन लेवल पे एक ब्रांड होता था। तो अमूल का अमूल ब्रांड था, महसाणा का सागर ब्रांड था, दूध सागर डेयरी था वहाँ पे, बड़ौदा का सुमुल, ये सुगम था, सूरत का सुमुल था। तो लोकल ब्रांड भी था। पर ये अमूल तो एक बाद में उसको फेडरेट किया। तो पहले क्या हुआ, 46 में चालू हुआ, टिल 1976 देयर वाज नो फेडरेशन। All these dairies used to manufacture, and you'd be interested, Tata's used to distribute their products, Voltas. अच्छा. Yeah. Voltas was distributing their products, and Sylvester Dakanna used to do that advertising. वो अमूल topical जो आता है, Dakanna used to do the advertising. For a long time they did not have a federation. They set up the federation much later. 30 साल के बाद फेडरेशन चालू किया। तो आइडिया वाज कि लोकल दूध जो गांव में आएगा उसमें लोकल सेल जो भी होगा वो होगा, बाकी सरप्लस जिला स्तर पे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। जिला स्तर पे मिल्क का लोकल मार्केटिंग लोकल ब्रांड से करेंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो ब्रॉडली ब्रांड करके बेचेंगे। सो क्योंकि अमूल वाज द फर्स्ट ब्रांड, ऑल द अदर यूनियंस टैग्ड ऑन टू अमूल, तो अमूल लिंक्ड देयर ब्रांड टू अदर कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। तो नाउ इट हैज बिकम द ब्रांड और सब फिर अमूल की छतरी के तले बेच लो। तो ये तो अमूल की ग्रोथ स्टोरी रही। और काफी दिन तक दोनों ब्रांड चलते थे। आप अमूल का एमडी का विजिटिंग कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे दो लोगो चलता था, अमूल और सागर, बिकॉज सागर घी वाज आल्सो वेरी फेमस। अच्छा, तो वो ब्रांड भी प्रमोट करते थे। अब सब एक छतरी के अंदर आ गया। हमने जब हम गुजरात के इलेक्शन कवर करते हैं तो हम और गुजरात की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ की कोऑपरेटिव्स पे कब्जे की एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई हुई। शंकर चौधरी और ये जो सारे लीडर हैं और फिर अमित शाह, इन सब लोगों ने एक लंबे समय के बाद ये कांग्रेस के होल्ड को हटा पाए। स्टेट जीतने के बाद भी इन्हें बहुत बरस लगे। फिर जब हमने और इंक्वायर किया तो पता चला कि रूरल इलेक्टोरल कॉलेज पे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ का। सबके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, गांव के लेवल पे कमेटी बनी है, तो अगर आप उन कोऑपरेटिव कमेटीज में हैं तो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है। ये गुजरात में है। कर्नाटका में नंदिनी का स्ट्रक्चर कैसा है? किन जिलों में, जैसे आपने अभी खुद कहा, बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, ये वो ज़िले हैं जहाँ पे वो कोऑपरेटिव ज़्यादा प्रभावी हैं। अगर मैं कच्छ के रीजन में जाऊँ या फिर मैं काठियावाड़ वाले रीजन में जाऊँ तो वहाँ उतना जिक्र नहीं आता है। वैसे कर्नाटका में कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जहाँ पे दुग्ध उत्पादक ज़्यादा हैं और जो नंदिनी को एक पॉलिटिकल वेट भी देते हैं अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटी? हाँ, वो पहले से अब ट्रेडिशनली देखें तो कोऑपरेटिवाइजेशन कर्नाटक में ये 2 हिस्से में बट गया था कोऑपरेटिव्स। एक तो कर्नाटका डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक था और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन एक था। मिल्क फेडरेशन सहकारी पद्धति पे चलता था और कॉर्पोरेशन वाज अ गवर्नमेंट ओन्ड डेयरी। तो व्हेन अमूल वाज रेप्लिकेटेड इन कर्नाटका, अमूल से ही लिया the entire inspiration of the structure of Karnataka Milk Federation is inspired by Amul because there was a program called Operation Flood. वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, डॉक्टर कुरियन के आत्मकथा में भी है। तो पंडित ये शास्त्री जी आए थे आनंद एक कोई प्लांट का इनॉग्रेशन के लिए, और शास्त्री जी बोला कि मैं एक दिन गांव में रुकना चाहता हूँ, गुजरात के गांव में। तो कुरियन साहब ने उसको लेके गया बिना सिक्योरिटी के एक गांव में, रात में रुकवा दिए। और अगले दिन शास्त्री जी बोला कि भाई तुम्हारा
भैंस गाय तो इतना बढ़िया कुछ नहीं है, हमारा यूपी का इससे भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ क्यों चल रहा है? तो डॉक्टर कुरियन एक्सप्लेन कि यहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है. सो देन शास्त्री जी आस्क्ड डॉक्टर कुरियन कि ये रिप्लिकेट कर सकते हैं क्या नेशन वाइड. तो तब ये एनडीडीबी, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ शास्त्री जी के समय में. एंड दैट अंडरटुक द जॉब ऑफ रेप्लिकेटिंग अमूल अक्रॉस द कंट्री थ्रू प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड. दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर कुरियन हैड टू कंडीशंस when he was asked to take over as a chair. He said, I will continue to be an employee of the farmers. मैं अमूल से मेरा तनख्वाह लूंगा, सरकार से 1 रुपया लूंगा बस. दूसरा, मेरे को सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए. I'll raise the money on my own. I don't want any money from the government. तो he went, and at that time there was a surplus of milk in Europe. यूरोपियन यूनियन में, तब यूनियन तो नहीं था, यूरोप में था. तो he got milk powder and butter oil from there, reconstituted and developed the urban markets. रिवर्स टेक्नोलॉजी. हाँ, वहाँ से पाउडर लेके आया, मिल्क बनाया, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली 4 मार्केट. He said there is no आनंद without बॉम्बे. मार्केट नहीं है तो तुम किसानों को इकट्ठा करके क्या करोगे? तो he developed the markets. So and from the money that came from the milk, he developed cooperatives across the country. तो वो काफ़ी इट्स एंड देयर इज अ स्मॉल एनेक्डोट. तो कुरियन को लोग पूछते हैं कि भाई डोंट यू थिंक द यूरोपियंस आर यूजिंग यू बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइंग द मार्केट एंड वी विल बिकम डिपेंडेंट ऑन देम. ही सेड व्हाई इज इट दैट वी शुड ऑलवेज थिंक दैट यूरोपियंस आर यूजिंग अस? आई एम यूजिंग देम दिस टाइम. एंड यू गो बैक एंड लुक एट इट, इट्स इंडीड ट्रू. वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क थैंक्स टू दैट. यस, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपेरिमेंट. सो वो by the time Operation Flood was being replicated, the 3-tier structure was sort of settled. तो गांव में आप दूध इकट्ठा करेंगे, जिले में आप प्रोसेस करेंगे और स्टेट लेवल फेडरेशन उसका मार्केट करेगा. दैट वाज द ब्रॉड आइडिया. कई लिहाज से बहुत ही सक्सेस स्टोरी है भारत के लिए. हाँ बिल्कुल. कि हमारे यहाँ का जो बेस्ट टैलेंट है उसको दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन करवाया जाए, गवर्नमेंट उसमें इंश्योर करे थ्रू स्कॉलरशिप, फिर वो बेस्ट टैलेंट को आप अपने यहाँ के सिस्टम को और बेटर करने में लगाएं, पॉलिसीज के को कंसीव करने या इम्प्लीमेंट करने में, और फ्रीडम भी दें उनके ऊपर. वो सरकारी वजन न लाद दें कि तुम ये नहीं कर सकते. तीसरा कंडीशन था, ही सेड मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं आनंद में बनाऊंगा ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट. तो उनको आप वो ऑटोनॉमी दें ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सकें. एंड देन द रिजल्ट इज अमूल. मैं स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे ठहरना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी चिंताओं का हिस्सा है कि हमारे यहाँ 12वीं की पढ़ाई के बाद जो सबसे होशियार बच्चे माने जाते हैं, जो अमूमन साइंस की पढ़ाई करते हैं, जो परसेप्शन है, वो आईआईटी और एम्स या टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग बाहर, उनको दुनिया भर की कंपनियाँ आती हैं, हायर करती हैं, कोई कंसल्टेंसी की, कोई टेक की कंपनी, और ले जाती हैं. फिर जो बच्चे बचते हैं वो आईएम में पढ़ाई करते हैं. आईएम में भी ज़्यादातर जो हायरिंग होती है वो ये दुनिया भर की कंपनियां करती हैं, बीसीजी और अन्य से, सो मैनी ऑफ देम, उनको ले जाते हैं. भारत सरकार अगर प्लेसमेंट के लिए आए, आईआईटीज़ में आए, आईएम में आए, राज्य सरकारें आए कि भाई हमें अपने देश का बेस्ट टैलेंट चाहिए, हम हायर करना चाहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई गवर्नमेंट रीच आउट करती हो आप लोगों को कि वी वांट टू एंगेज, वी वांट टू हायर? हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस जहाँ मैं काम करता हूँ. आई एम बैंगलोर जब गठन हुआ 1972 में, राइट? 1972 में, तो आई एम बैंगलोर का मैंडेट वाज टू सर्व द पब्लिक सेक्टर. तो जब मैं स्टूडेंट था, हमारा, आप वहीं पे पढ़े हैं? हाँ, मैं वहीं पे मेरा डॉक्टरेट किया. तो जब मैं स्टूडेंट था, विच इज़ 86 to 92 में स्टूडेंट था, मैं डॉक्टरेट कर रहा था. बट मेरे बैचमेट्स जब थे, वन ऑफ द सॉट आफ्टर जॉब्स वाज एनटीपीसी, बीएचईएल, एयर इंडिया. You know, these were the companies that used to come apart from, you know, but it was sectoral focused. तो IMB चालू हुआ पब्लिक सेक्टर के लिए, तो आ रहा था. बट आज के दिन में नहीं हो सकता है. आज के दिन में सरकार कैंपस को नहीं आ सकती है क्योंकि देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट यू कैन डू कैंपस रिक्रूटमेंट, बिकॉज द मोमेंट यू डू कैंपस रिक्रूटमेंट, इट्स नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी.
you're allowing somebody who might be as good but not in the campus to get an opportunity to do it. So Sarkar and public sector undertakings cannot do campus recruitment now. तो पर सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत सारी रूलिंग्स है जिनको सरकार ने चैलेंज किया है, ऑर्डिनेंस लाके, रूल बना के। हाँ, ये हुआ नहीं है। I mean, this is very clear. मतलब सिर्फ इस बिना पे इस विकल्प को खारिज नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। हाँ, लेकिन या कम से कम जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, क्योंकि आप यहाँ आके IAS IPS रिक्रूट नहीं कर रहे हो, आप PCS रिक्रूट नहीं कर रहे हो। आप अगर मैं एक पब्लिक पॉलिसी के मैं मास्टर्स या PhD करने वाले को कर रहा हूँ और फिर उसको मैं सरकार के पब्लिक पॉलिसी के डिपार्टमेंट में लगा रहा हूँ, जिसको आप वो लेटरल एंट्री के थ्रू कर रहे हैं, पर वो बहुत सेक्रेटरी के लेवल पे। मजे की बात ये है सौरभ कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, RBI का इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी पे वो ट्रेनिंग देते हैं। सारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन नॉट रिक्रूट देम, दे हैव टू गो थ्रू द BSRB रिक्रूटमेंट। NIBM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे में, वो भी RBI और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने चालू किया। नन ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू गो, दे यूज्ड टू गो अर्लियर। ये है कानून है, अब क्या करेंगे? बदल सकता है, बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। जब अपना संविधान हर 6 महीने बदल सकता है तो कानून क्या है? बनने के 1 साल के भीतर ही बदलने लगा था। बिल्कुल, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो नंदिनी पे हम बात कर रहे थे। हाँ, आप ये बोल रहे थे कि कहाँ पे कौन से कर्नाटका के कौन से एरियाज में वो? तो जब कर्नाटका मिल्क फेडरेशन चालू हुआ, इट वाज वेरी प्रोमिनेंटली एक्टिव इन southern part of Karnataka. So Mandya, Kolar, Mysore, Tumkur, Hassan, these were the districts which were the big milk producers, and a little bit of Dakshin Kannada, Uttar Kannada and all. The whole of North Karnataka was under the Karnataka Dairy Development Board, Karnataka Dairy Development Corporation. But ultimately they all came under the Chhatri of Karnataka Milk Federation. So, and now it's spread all across Karnataka. But Kolar and Mandya are the ones which are producing a lot of milk. आपने जब रेवन्ना का जिक्र किया, हाँ, अभी आप जब पिछली शो के लिए बात कर रहे थे, जो कि कुमारस्वामी के बड़े भाई हैं, तो आपने कहा कि उनके समय में तो ये नंदिनी ब्रांड के बिल्डअप की क्या कहानी है? हाँ, वो फेडरेशन जब हुआ तो इट हैड टू ग्रो। रेवन्ना के समय में, when Revanna was the chief, chairman of Karnataka Milk Federation, it actually grew significantly. This is when Kumaraswamy became CM for the first time? No, much before that. During Devegowda's time? Yeah. Devegowda and Patel's time? Yeah, possibly after that, but much before Kumaraswamy. In fact, at one time, Revanna was more prominent than Kumaraswamy. He was supposed to be the successor of Devegowda at that because Kumaraswamy was getting into films, film distribution and things like that. He came into politics much later. So Revanna was always in politics. So he's always been the chairman of Hassan Milk Union. Even now, if you were to look at the politics of Nandini, at this point in time, there are 16 milk unions, out of which 15 are on the board of Karnataka Milk Federation. And Revanna is the only non-BJP person on the board. Interesting. ये जिन ज़िलों का जिक्र किया गया, ये दक्षिणी कर्नाटक के वो ज़िले हैं जहाँ पे जो आप बार बार दो नाम सुनते हैं, लिंगायत वोकलिका डोमिनेंस वाले, और जहाँ पे JDS अभी भी मजबूत है। मतलब 2018 के चुनाव में भी उन्होंने 37 सीटें हासिल की थी, बाद में उसमें लगभग 9-10 डिफेक्ट होके चले गए थे बीजेपी की तरफ। तो ये तो एक दोनों की बनावट का मामला हो गया। नंदिनी जो है वो कर्नाटका में ही उसका विस्तार है या अगल बगल के नेबरिंग स्टेट्स में भी है? देखिए, यहीं पे तो आपका कंट्रोवर्सी चालू होता है। तो द अनरिटन रूल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वाज मिल्क प्रोक्योरमेंट आप आपके स्टेट में करोगे, मार्केटिंग कहीं पे भी कर लो, ठीक है। तो अमूल का जो भी मिल्क प्रोक्योरमेंट होता था पूरा गुजरात से होता था। अमूल का प्रोडक्ट से सालों से सब ऑल इंडिया मार्केट में अवेलेबल है। अमूल बटर इज अ नेशनल ब्रांड, राइट। कर्नाटका का भी और आंध्रा का भी या तमिलनाडु का भी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑल ओवर। मिल्क इज अवेलेबल ओनली इन द लोकल मार्केट, राइट। मिल्क प्रोक्योरमेंट तो लोकल, अभी कर्नाटका का जो भी दूध है ये लोकली, मक्खन, आइसक्रीम, घी बेचो, हाँ, लेकिन दूध अपना लोकल में और लोकल मिल्क। ये स्ट्रक्चर में ऐसा ही था ना। स्ट्रक्चर में ये था कि आप गांव के स्तर पे जो मिल्क कलेक्ट करते हो, लोकल सेल करो, सरप्लस को यूनियन को भेजो फॉर प्रोसेसिंग। Union will sell in the district and surplus it will send it to the, by the time you are talking of surplus, it is in the form of products, right? The only other product is if there's too much of excess milk, उसको powder बना देते हैं,
स्किम मिल्क पाउडर हो गया या तो फैट हो गया। तो all surplus is usually converted into a product, either SMP or this thing. Liquid milk is never transported over long distances because it just doesn't make sense for transporting liquid milk over long distances. दो एक जमाना था आनंद से कोलकाता एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन जाता था दूध का। आनंद से कोलकाता इंसुलेटेड टैंकर में 2 ट्रेन जाता था, फुल मिल्क ट्रेन्स, बिकॉज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ मिल्क देयर। अमूल डेयरी से जाता था लेकिन वो अमूल दूध नहीं था, वो दूध था। इट वाज नॉट ब्रांडेड एज अमूल, इट वाज नॉट सैशे, इट वाज बल्क। पर इतनी लंबी यात्रा में उसको इंसुलेटेड टैंकर, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। नहीं, ये तो अभी की बात है, पर जब जाता था तब वो टेक्नोलॉजी था, फ्रीजिंग और वो सब चीजों की व्यवस्था थी। हाँ, टेक्नोलॉजी था। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया हो गया सौरभ कि गुजरात में नाउ दे कलेक्ट मिल्क ओनली वंस ए डे, नॉट ट्वाइस, क्योंकि एंड फार्मर्स सप्लाई ट्वाइस ए डे बट द यूनियन कलेक्ट्स ओनली वंस ए डे, क्योंकि हर सोसाइटी में एक मिल्क बल्क मिल्क चिलर लगा दिया। तो यू पोर द मिल्क, इट्स इमीडिएटली कूल्ड, देयर इज no external interface, and then there's an insulated tanker that comes and sucks the milk out, so there are no cans now in Gujarat. तो इसमें सुरक्षा के भी मतलब क्वालिटी के लेवल पे भी क्वालिटी इज मच बेटर, क्वालिटी इज मच बेटर, क्वालिटी इज मच बेटर। इनफैक्ट अभी जहाँ इंटीग्रेटेड फार्म्स है वहाँ मिल्किंग मशीन लगा रहे हैं, तो देयर इज नो टच ऑफ ह्यूमन हैंड। इट्स नाउ देयरफॉर इट इज इजीली एक्सपोर्टेबल टू यूरोप आल्सो, because phytosanitary standards are very good. Yeah. अच्छा, अब ये अमूल वर्सेस नंदिनी का झगड़ा कैसे शुरू हुआ? तो अभी आपने एक तो एक्सप्लेन किया कि मिल्क लोकली बेच सकते हैं, हाँ, तो अमूल का मिल्क यहाँ बेचने लगे या क्या हुआ? हाँ, तो अमूल का अनाउंसमेंट ये था कि बेंगलुरु में अमूल का मिल्क और दही मिलेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुरियन के जमाने में Amul's business was seen as local milk is a service to the local community, business is products. ऐसे देखते थे। It was only after Kurian left Amul that they figured out that selling liquid milk is profitable. उसमें मार्जिन बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उस कम मार्जिन में भी आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं। So they discovered that there is a great fun in volume. तो वहाँ से अमूल का ऑक्यूपेशन ऑफ द लिक्विड मिल्क मार्केट चालू हुआ। अदरवाइज अमूल इवन इन आनंद वाज नॉट अवेलेबल एज अमूल मिल्क, यू नो, आई मीन लोकल मिल्क था, इतना ब्रांडिंग वगैरह नहीं चलता था, इट वाज सीन एज एन ऑब्लिगेशन। तो जैसे देयर एबिलिटी टू सेल मोर एंड मोर लिक्विड मिल्क इंक्रीज्ड, और दूसरा ये है कि गुजरात का प्रोडक्शन एक प्लेटो हो गया है, जो भी नॉर्मल ग्रोथ है हो गया, जो भी नया किसान आने वाले थे आ गए, तो उसका ये ट्रेंड ग्रोथ थोड़ा प्लेटो फ्लैट हो रहा है, बिकॉज अब अमूल हैज टू ग्रो एज अ ब्रांड। उनको यू नो इफ दे डोंट हैव द फुटप्रिंट अक्रॉस द कंट्री तो ब्रांड कमजोर हो जाएगा। सो अमूल स्टार्टेड एक्सपैंडिंग आउटसाइड द स्टेट ऑफ सेलिंग लिक्विड मिल्क ऑल्सो। उसमें लोचा ये है कि आप लिक्विड मिल्क बाहर बेचेंगे तो या तो बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्टोरेज वगैरह, या तो आपको लोकली प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो अमूल हैव स्टार्टेड प्रोक्योरिंग आउटसाइड ऑफ गुजरात मिल्क। तो वो प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज इफ दे स्टार्ट प्रोक्योरिंग इन कर्नाटका, एज ऑफ नाउ दे आर नॉट प्रोक्योरिंग इन कर्नाटका। सेलिंग मिल्क इज नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम एज प्रोक्योरिंग मिल्क। यहाँ से अब मिल्क उठाना चालू करेंगे तो देन देयर विल बी 2 प्लेयर्स इन द मार्केट। अब गांव के लेवल पे द टोटल वॉल्यूम इन अ विलेज वो 2 प्लेयर को संभल नहीं सकती है। सी मेरा 10 लाख लीटर प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा। नहीं, इट विल इंक्रीज द प्राइस। सी मेरा 10 लाख लीटर का कैपेसिटी का प्रोसेसिंग प्लांट है, अब 2 लोग आ जाएंगे तो मेरे को 5 लाख मिलेगा, राइट? तो यू कांट हैव 2 10 लाख लीटर कैपेसिटी, सो दैट विल लीड टू इनइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इट्स वेरी पेक्यूलियर दैट एट द विलेज लेवल वो मोनोपोली है, वहाँ कंपटीशन इज डिसफंक्शनल, एंड इसीलिए कोऑपरेटिव इज इम्पोर्टेंट। एक ये भी एंगल रहा क्या कि देश में कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह हैं, गुजरात से आते हैं, बीजेपी के लीडर हैं, अमूल एक गुजरात का ब्रांड है, और कांग्रेस को ये सूट करता है कि वो उसको कि एक गुजराती बाहरी जो कर्नाटका की आइडेंटिटी को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नंदिनी को उन्होंने कर्नाटका की आइडेंटिटी से
जोड़ दिया। बीजेपी उसको ऐसे काउंटर कर रही है, उनका हम मैनिफेस्टो देख रहे थे आज जब हम ये बातचीत 1 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम इतने लीटर दूध फ्री देंगे। जेडीएस सरप्राइजिंगली उतना क्लेम नहीं कर रही, जबकि एज यू सेड की रेवन्ना के टाइम पे ही वो नंदिनी का बहुत बढ़ा। तो ये क्या पॉलिटिकल टसल का टूल बन गया है? शायद बन गया है, क्योंकि ये बवाल अभी शुरू नहीं हुआ। ये बवाल शुरू हुआ दिसंबर में, व्हेन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अमित शाह जी केम एंड सेड दैट नंदिनी एंड अमूल शुड वर्क टुगेदर। मंड्या में वो गेजलगिरी डायरी में भाषण देते, वो बोले थे कि दे शुड वर्क टुगेदर। At that time only the social media trend had started saying that this is takeover of Nandini. Though he had not said merger, but it was perceived as merger. But the corporation minister's words were they should work together at the village level. विलेज लेवल पे साथ में कैसे काम करेंगे? हाँ, तो ही सेड हर गांव में कोऑपरेटिव होगा एंड सो ऑन। तो वो तो ऑपरेशन फ्लड में हो ही गया है। तो देयर वाज if there is some villages to be covered, it's only residual coverage. I think we have covered this. So that became a little controversial because point of contention. Yeah, that was the point of contention. Otherwise, Saurabh, all these dairies have been working in cooperation with each other. In the sense that जब surpluses होंगे, it is possible that Amul ice cream is packaged in KMF's facilities. Because they have spare capacity, but that's all a bilateral arrangement. It's not that capacity है, supply chain है, brand है, करके दे दो, वो चल रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल, आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं, अगर हमारे पास कोऑपरेटिव मूवमेंट के इतने सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, हम इनको और एग्रो प्रोडक्ट्स में इस मॉडल को क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पाए? हाँ, बहुत कोशिश हुआ, आनंद से ही कोशिश हुआ, एक ऑयल सीड्स का कोशिश हुआ था, एक फॉरेस्ट्री में कोशिश हुआ था, लेकिन डिड नॉट सक्सीड। व्हाई? बहुत सारे कारण है। एक तो इसका वैल्यू चेंज जो है, बिकॉज इट्स पेरिशेबल एंड इट्स अ डेली कॉन्टैक्ट थिंग। तो सहकार तभी सॉर्ट ऑफ सक्सीड्स व्हेन यू हैव अ रेगुलर कॉन्टैक्ट। ऑयल सीड्स में वो था कि साल में एक बार या 2 बार आप सप्लाई करते हैं, बाकी आप कोऑपरेटिव को भूल जाते हैं। Only during harvest time you will go and touch the cooperative. तो एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव्स में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सीजनैलिटी है एंड देयरफॉर वो कोऑपरेटिव के साथ आपका लगाव नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं के मामले में जैसे हम देखते हैं कभी प्याज लहसुन के दाम स्काई रॉकेट होते हैं, कभी हम देखते हैं कि किसानों को सड़कों पे गोभी टमाटर फेंकना पड़ता है। उसका तो एक लोकल लेवल पे खूब अच्छे से भंडारण हो, सप्लाई चेन हो सकता है। हुआ है कर्नाटक में। वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सब्जियों का कोऑपरेटिव, हॉपकॉम्स बोल के यहाँ पे है। इट इज हॉर्टिकल्चर एंड अदर प्रोडक्ट्स, अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग सोसाइटी। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में मदर डेयरी का सफल है। सफल इज ऑल्सो, सफल एक्चुअली वो एनडीडीबी का सब्सिडरी है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। तो वो कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी से आता है, लेकिन सफल इटसेल्फ इज नॉट अ कोऑपरेटिव। लेकिन यहाँ पे इन बैंगलोर वी हैव वेरी सक्सेसफुल वेजिटेबल कोऑपरेटिव, हॉपकॉम्स। आप जहाँ भी देखो, नंदिनी बूथ के बगल में एक हॉपकॉम्स का दुकान रहता है। इसका वायबल मॉडल क्या हो सकता है? जैसे मैं बुंदेलखंड के जिस इलाके से आता हूँ, हमारे यहाँ मटर बहुत होती है ना, चना बहुत होता है, और पर कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं कि साहब उन्होंने उस चने से बेसन बनाया, कुछ बनाया और एक बड़ा नेशनल छोड़िए स्टेट लेवल का ब्रांड बन पाए हो, या मटर को लेके कि हम फ्रोजन मटर का कारोबार करने लगे हों। तो जब हम अभी फार्म लॉज के जो भी क्रिटिक पढ़ रहे थे या उसके फेवर में चीज़ें पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ बार बार मुहावरे की तरह दोहरा दी जाती है कि साहब मुनाफे तो बहुत लोगों को होते हैं, किसान घाटे में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसमें फिर एक वजह बनाई गई कि जो फार्म टू फोक है, उसमें कई दावेदार बीच में आ सकते हैं। तो कोई ऐसा वायबल मॉडल है जिसमें किसानों को उन्नत टेक्निक मिले, वो कोऑपरेटिव बना के प्रोड्यूस करें, उसका सफल विपणन हो, उनको भी ज़्यादा मुनाफा मिले, और जो एंड कंज्यूमर है उसको भी बेटर वैल्यू मिले? नहीं, कोऑपरेटिव काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड संस्था है, मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि कोऑपरेटिव, द आइडियोलॉजी ऑफ कोऑपरेटिव केम बाय नेगेटिंग कैपिटल, प्राइमेसी ऑफ कैपिटल। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये पूंजी जो है, पूंजी को निगेट करते हुए कोऑपरेटिव आया, बोला कि पूंजीवाद के खिलाफ आया कोऑपरेटिव,
क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है कि आप पूंजी लगा दिए तो पूरा मुनाफा जो पूंजी लगाए उसको आता है। कुछ व्यक्तियों के पास बहुत सारा पैसा है, हाँ, वो उस पैसे को किसी काम में लगाते हैं, बदले में उम्मीद करते हैं कि उनको खूब सारा मुनाफा मिले। पैसा लगाया भी कुछ लोगों ने, मुनाफा भी कुछ लोगों को आया, और ज्यादातर लोगों को उसका लाभ उतना नहीं हुआ। हाँ, नहीं, आप एक धंधे को ले लीजिए, उसमें आपका इनपुट है, पूंजी है, लोग काम करते हैं, देयर आर मल्टीपल इनपुट्स, राइट। सबको आप एक फिक्स ये प्राइस देते हो। जब मैं दूध खरीदता हूँ तो इतना पैसा उसको दे देता हूँ, खत्म हो गया। जो बचा हुआ है वो तो पूंजी जो लगा है उसको जाता है, वही तो मुनाफा है। तो जब कोऑपरेटिव आए 1848 में, तो वो लोग बोले कि भाई हम पूंजी को फिक्स रिटर्न क्यों नहीं देते। जैसे आप लोन लिया, इतना फिक्स इंटरेस्ट देते हैं ना, जो बचा हुआ है वो सब नहीं देते, और जो प्रोड्यूसर है उनको पूरा मुनाफा क्यों नहीं देते। सो अमूल में ये सिस्टम है कि आप जितना दूध सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से आपको यू गेट अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सो यू नॉट ओनली गेट द प्राइस फॉर द मिल्क, एट द एंड ऑफ द ईयर you whatever is the profit of Amul, you get a pro rata share for the amount of milk that you supplied. And जो आप पूंजी लगाए हैं उसके लिए कुछ 8% 9% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो ये हुआ, बट उसका ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो बिकॉज इट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन हु हैज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्टेक, जो ज्यादा दूध सप्लाई करता है, he or she gets elected into the board. People who have larger, so because the nature of governance is very very similar to the political institution, it becomes politicized. और जैसे जैसे पॉलिटिकल हवा बदलती है, हाँ, ये by design it's a political organization, because you have a one person one vote. By design that corporates के मुकाबले उनकी that system is mastered by the political class. So therefore there is no point in cooperatives complaining that हमारा politicization हो गया। डिजाइन में only people like Kurian who sort of can resist that and make it a technocratic organization. It's possible, but that's why cooperative literature में आप देखिए leadership का बहुत studies होता है कि कौन cooperative leader था। तो वो है, I mean, and agricultural cooperatives उसमें there are multiple problems. दूध में one of the reasons for success was there was objective way of determining quality. अब सब्जी में आप ऑब्जेक्टिव वे ऑफ डिटरमिनिंग क्वालिटी नहीं है। क्यों? उसके अगर सैंपल में हम चेक करें कि हाँ, सैंपल में सब कुछ होता है ना, तो यू कांट सी दूध में यू नो एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ फैट इज देयर। यू कैन, अब टमाटर के साइज में आप क्या बोलते हैं, एक ही खेत से आया होता है। क्वालिटी पे तो बोल सकते हैं ना। हाँ, बट उन किसानों को एनकरेज किया जा सकता है कि आप ये पेस्टिसाइड ना यूज करें, तो धीमे धीमे जब हमको हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर ब्रांड का जो टमाटर है वो उसमें कीटनाशक कम होंगे। नहीं, अब देखो, अब मैं हॉपकॉम्स चला रहा हूँ, तो मुझे एक दिन टमाटर आता है, एक दिन टिंडा आता है, एक दिन चौचौ आता है, एक दिन बैंगन आता है। तो you have a range of things, and all of these have to be sort of each one has a different value chain, right? And each one of it has a different shelf life. For example, potatoes have a greater shelf life that it can be put into a cold storage. क्वालिटी कंट्रोल तो प्रोफेसर हो ही सकता है, टेक्नोलॉजी भी तो इतनी एडवांस हो गई ना। हाँ, but it is not as advanced as dairying. Dairying is very simple as far as quality. सब्जी उगाने वाले किसानों का कुछ नहीं होगा, मतलब होगा। I mean, there are multiple things that they've tried. यहाँ एक सफल मंडी है, वो दिल्ली वाला होस्कोटा में, बहुत बढ़िया मंडी है। They do reverse auction, they do pre-testing, pre-sorting of quality and so on. वो APMC में, ये मंडियों में भी वही होता है, एक लॉट लगा देते हैं, उसका बोली लगता है। तो it's possible, but it's not as precise as milk. That's all. और दूसरा, ये processing technologies, see, processing technology becomes product dependent. आप टमाटर को ले लीजिए तो उसका प्रोसेसिंग, केचप, सॉस, ये वो वैल्यू एडिशन वहाँ होता है। So here it's not a single vertical, na? Your procurement is multiple things. Your processing is different for different vegetables. या इसमें ऐसा होने लगे कि ये that's why ये जहाँ त्रिलोचन वगैरह काम कर रहे हैं, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, they're able to do it because they're a single product. दाल का वर्टिकल इंटीग्रेशन। आने वाला था कि अगर एक जगह के किसानों को एक खास किस्म की फसल उगाने के लिए कहा जाए, तब वो बिल्ड किया जा सकता है कि इस तालुके के या इस 12 पंचायत के किसान टमाटर उगाएंगे साहब। या ऐसा हो सकता है, या
एक कोऑपरेटिव ही डिसेंट्रलाइज हो तब भी हो सकता है। एक मुल्कनूर तेलंगाना में है एक कोऑपरेटिव, वो इतना मज़ेदार कोऑपरेटिव है कि वो इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो कभी कॉटन मिल लगाया, किसानों ने कॉटन से मेज़ में चला गए तो मेज़ प्रोसेसिंग लगा दिया, कॉटन बेच दिया। पैडी में चले गए तो पैडी में मिल लगा दिया। So it's adaptability is very quick, very adaptable, and they're very quick to sense what is coming. That is hyper-local cooperative. That's a multi-purpose cooperative. There the farmer goes to the cooperative for everything, right from Dantmanjan to this thing. Kolhapur, there are many cooperatives like that, multi-purpose cooperatives. They are very good, but they are hyper-local, decentralized. आप वैल्यू चेन क्रिएट करना है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू प्रोफेसर, हम लोगों ने बहुत सारे नए टर्म्स सीख लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे की मास्टर क्लासेस में हम इन पे भी बात करेंगे। वैल्यू चेन और सप्लाई चेन, ये टर्म बार बार मेरे कान में सुनाई पड़ते हैं, मेरे घर में भी मुझे बहुत सुनाई देते हैं। तो एक मास्टर क्लास कभी हम इस पर भी करेंगे, क्योंकि इसके भी बड़े सारे एक्सपर्ट हैं, खासतौर पे ई कॉमर्स चेन और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना और उनका मार्केट क्रिएट करना, इन सब के लिए। आपने लेकिन हमें अमूल और नंदिनी पे इतने विस्तार से बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। चुनाव चलते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच विद्वानों से अलग अलग विषयों की बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।